हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे ग्रुप डी का जो साइंस का जो सीरीज हमारा चल रहा था उसका 99 वीडियो में हमारा आज 16वां वीडियो है। बाकी 15 वीडियो आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें से 100 क्वेश्चन के सेट में जितने भी क्वेश्चन साइंस के आए हुए हैं, जो कि कितने होते हैं गिनती में, तो वो होते हैं 25। तो प्रत्येक सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन सीरीज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा आज 16वां वीडियो है। तो चलिए 16वां वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आपका अभिक्रिया दिया हुआ है जिंक कार्बोनेट, तीर के निशान के बाद जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्जेटम ब्रोमाइड, Ag और Br2, जल को H2 और O2 में, और आपका यहाँ आपका पोटेशियम का कोई यौगिक है, ये आपका KCl और 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ कहता है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इस सवाल के थोड़े ताह में जाते हैं। आपका एक अभिक्रिया का जो प्रकार होता है वो होता है आपका अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जिसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात यह है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में एक यौगिक जो होता है वो टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी इसमें जो अभिकारक होता है वो आपका 1 होता है और जो उत्पाद होते हैं वो आपका 1 से अधिक होते हैं। यानी इसमें टूटता है। अब टूटने की प्रक्रिया कई प्रकार से हो सकते हैं। आपका सनलाइट की मौजूदगी में टूट सकता है, आपका विद्युत की मौजूदगी में टूट सकता है, आपके अन्य तरीके से यानी ऊष्मा के वजह से टूट सकता है। तो यहाँ पूछा है कि बिजली की वजह से टूटना कौन सा है। यहाँ ना तो सनलाइट पूछा है ना तो ऊष्मा की वजह से पूछा है, यहाँ बिजली की वजह से, विद्युत की वजह से कौन सा अपघटन है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए तलाश करते हैं। तो सही जवाब आपका क्या है, तो सही जवाब है 2H2O के बाद आपका H2 और O2 जो बन रहा है यह विद्युत अपघटन है। इसका मतलब यह हुआ कि यह विद्युत की मौजूदगी में ही जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। और जैसे ऊष्मा गर्म करके हम लोग जल को गर्म करेंगे तो वो गर्म करने के बाद जो भाप होगा वो भी जल ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा। लेकिन वैद्युत अपघटनी अपघटन अगर हम लोग करते हैं तो H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रोटॉन को एक चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में परिक्षेपित किया जाता है। यह सवाल एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है, वहां के एग्जाम्पल क्वेश्चन से। इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। यहाँ आपको दिख रहा है, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा आपका प्रोटॉन। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रहा आपका प्रोटॉन और ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो कह रहा है आपसे कि इस पर लगने वाली बल की दिशा क्या होगी। अब बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जरूर फ्लेमिंग के नियम लगाएंगे। तो फ्लेमिंग के नियम से ही हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग का नियम चलिए अप्लाई करते हैं। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो नियम क्या कहता है वो आप गौर कीजिए। अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को आपको फैलाना है। एक आपका होगा तर्जनी और एक होगा आपका अंगूठा और एक होगा आपका मध्यमा। मध्यमा मतलब लंबी वाली अंगुली। और अगर लंबी वाली अंगुली धारा को इंडिकेट करे और जो तर्जनी है आपका, तर्जनी आपका अगर चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे इंडिकेट करे, तो जो आपका अंगूठा जो होगा वो बल की दिशा को इंडिकेट करेगा और तीनों एक दूसरे पर लंबवत होगा। तो आप अपने बाएं हाथ की जो तीनों अंगुलियां हैं उसे आप लंबवत रखिएगा और लंबवत रखने के बाद आपको क्या करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में आप तर्जनी को रखिएगा, तर्जनी को मैग्नेटिक फील्ड में, और ऊपर की ओर आपको रखना है मध्यमा को। तो आप गौर कीजिएगा कि अंगूठा जो है वो कागज के अंदर की ओर आपको दिखाएगा। आप इसको अपने से फैला के थोड़ा सा आप गौर करिए, आपको पता चलेगा। आपको इस प्रकार रखना है कि यहाँ जो स्क्रीन जो आपको दिख रहा है तो स्क्रीन के अंदर की ओर आपको अंगूठा नजर आएगा। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तो स्क्रीन के अंदर की ओर अंगूठा नजर आएगा और जो अंगूठा जो है वो आपको किसको दिखाता है, तो बल की दिशा को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमारा जवाब इसके अनुसार क्या होना चाहिए, कागज के तल में अंदर की ओर। तो इसका सही जवाब है भी कागज में तल के अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि अगर इधर है आपका कौन सा, इधर है आपका मैग्नेटिक फील्ड और इधर आपका क्या है, धारा है, तो जो बल जो है वो इस ओर लगेगा और ये जो एक दूसरे पर 90 का जो बन रहा है ये आपका कागज के अंदर की ओर होगा।
यानी जो हमारा ये स्क्रीन का तल है तो कागज की अंदर की ओर होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये तो धारा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा। तो ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा क्योंकि स्क्रीन में विजुअलाइज करने में थोड़ा टफ पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए, यानी सबसे ज्यादा संयोजकता वाला तत्व का चयन कीजिए। तो ऐसा करते हैं, हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर भी उच्चतम संयोजकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका यह है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, 7 को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। एल्युमिनियम का होता है क्या, तो 13, 13 को हम लोग लिख सकते हैं शुरू में 2 और फिर 8, 8 2 10 हो गया, और उसके बाद तीसरा कक्षा में 3। लिथियम का होता है हमारा 3, तो इसे आप लिख सकते हैं पहला में 2 और दूसरा में क्या लिख सकते हैं 1। और कैल्शियम का होता है आपका 20, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 8 8 8 2 10 8 18 और फिर 2। अब देखिए कि सबसे हाईएस्ट संयोजकता किसका है। संयोजकता क्या होता है, बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे ज्यादा किसमें है बाहरी कक्षा में, ये या फिर ये। तो इसमें से आपको बखूबी पता है कि ये 5 सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सही जवाब आपका होना चाहिए ऑप्शन ए, बिल्कुल नाइट्रोजन का संयोजकता सबसे अधिक है। तो संयोजकता किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सवाल कहता है 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं मुख्य अक्ष पर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और यह कैसी होगी। यहाँ आपको एग्जैक्ट नहीं पूछा गया है, यह भी आपको दिमाग में रखना है, एग्जैक्ट आपका नहीं है। तो इसमें आप बगैर कैलकुलेशन के भी अगर दर्पण का कुछ बहुत अगर आपको आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब आपका कहता है 1 सेंटीमीटर से अधिक और उल्टा। कैसे, ये थोड़ा देखना जरूरी है। तो पहले हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। मान के चलिए हमारे पास है एक अवतल दर्पण, ऐसा हम लोग एक अवतल दर्पण बना लिए, ये रहा आपका मुख्य अक्ष। अब उसके बाद ये मुख्य अक्ष ये हुआ आपका अवतल दर्पण का द्वारक, जिसे हम लोग M और N कहते हैं। आपको पीछे साइड पेंट शो करना है ताकि पता चले कि परावर्तन जिधर पेंट है उधर आपका नहीं होगा। जो ध्रुव होता है उसके बाद आपका क्या है, तो उसके बाद फोकस है। फोकस की डबल दूरी पर क्या है, तो वक्रता केंद्र है। अब जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये रहा आपका 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद 10 दूनी आपका क्या होता है 20, यानी वक्रता त्रिज्या 20 है, लेकिन 18 में रखा गया है। इसका मतलब वक्रता केंद्र से पहले रखा गया है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब वक्रता केंद्र से पहले रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता होगा, ये हमें दिमाग लगाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो देखिए यहां से जो किरण जाएगा समांतर, समांतर वाला कहां से जाएगा, तो समांतर वाला आपका किधर से जाएगा, तो फोकस से होकर गुजरता है। और उसके बाद जो किरण फोकस से जाता है वो कहां जाता है, वो जाता है आपका समांतर। फोकस वाला समांतर से और समांतर वाला कहाँ से, फोकस से। तो इस प्रकार जो आपका प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन रहा है, और ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा वाला तो है ये आपका सही है। अब एक बात और गौर कीजिए, इस प्रतिबिंब से बड़ा प्रतिबिंब ये बन रहा है, बड़ा बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका साइज 1 सेंटीमीटर से क्या हुआ, अधिक हुआ। तो आप यूं ऐसे भी बना सकते थे, बगैर इसे हल किए भी आप बना सकते हैं। ये उल्टा है, वास्तविक है 1 सेंटीमीटर से अधिक है। और यह गुण अवतल दर्पण के गुणों में भी शामिल है, जो कि C और F के बीच वाला जो इमेज बिंब जो होता है उसका प्रतिबिंब C से परे बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये रहा इस सवाल का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता। इसे हम लोग थोड़ा तह में जाते हैं। जो हमारा हीट होता है, कोई भी धारावाही चालक से जब करंट बहता है तो करंट बहने के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इसे ही विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अब यहाँ कितना ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसका सूत्र, बेसिक सूत्र होता है H बराबर I² RT। ये होता है ऊष्मा का बेसिक सूत्र। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपका बिल्कुल सही है। अब बाकी को देखते हैं। आपको पता है V बराबर क्या होता है, तो V बराबर IR ओम के नियम के अनुसार। तो H बराबर, यहां से आप IR जब अलग कर दीजिएगा तो भी आपका एक I और एक T आपका बच रहा है। अब H बराबर, यहाँ IR के जगह में आप V लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ V बराबर IR है और यहाँ I और T हो गया। इसका मतलब H बराबर VIT, आपका ये भी सही है। अब एक बात आप और गौर कर सकते हैं, यहाँ जो हमारा यहाँ I² है,
आई, इसको भी आप बदल सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर आपका हो जाएगा v बटे आर। तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इस सब में आपका क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो इससे हम लोग एच का मान निकालेंगे, तो आई स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर गुनी आर टी, और बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ एक एक आर जब कट जाएगा तो वी स्क्वायर टी बटे आर। अब देखिए ये आपका सिमिलर है, इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही, तीनों आपका सही है, ये तीनों सही है। तो इसका मतलब कौन निरूपित नहीं करता है, ये आपका निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका सही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन ए, बिल्कुल हम लोग सही है। अगला प्रश्न है, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। सिरों पर कम, केंद्र में अधिक, सिरों पर अधिक, केंद्र में कम, एक समान, अशून्य या शून्य। तो इसमें जो पूछा है, मान के चलिए किसी धारावाही परिनालिका है। अब ये ऐसा जो परिनालिका है, परिनालिका के अंदर आपसे पूछा गया है क्या, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या सिरों पर कम और केंद्र में अधिक होता है, या सिरों पर अधिक केंद्र में कम होता है, या एक समान और अशून्य, या पूरा में जीरो होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका है एक समान होता है और जीरो नहीं होता है। जीरो भी नहीं होगा और एक समान होगा किसी धारावाही परिनालिका के अंदर। अगला सवाल, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु कहाँ स्थित होगी। ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस पर, वक्रता केंद्र से परे, या फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। तो देखिए हम लोग चारों ऑप्शन को हम लोग देख सकते हैं बारी बारी से कि कब हमारा क्या बन रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन को देखते हैं, जब ध्रुव और फोकस के बीच होता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच अवतल दर्पण में, ये रहा अवतल दर्पण, उसके बाद ये रहा आपका ध्रुव, ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका वक्रता केंद्र। अब मान के चलिए ध्रुव और फोकस के बीच हम लोग रखते हैं, तो ऐसे किरण जाता है आपका समांतर, समांतर वाला कहाँ से जाएगा, तो फोकस से जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से इधर क्या होता है, भागता है। आप देखिए इधर तो मिलने से रहा, इधर हम लोग बढ़ाएंगे तो इधर हमारा मिलेगा और बड़ा बन रहा है। अब इसमें तो बड़ा बन रहा है और आभासी बन रहा है दर्पण के पीछे, लेकिन यहाँ तो आपका वास्तविक बोला है। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन में आवर्धित, बड़ा, सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन में हम लोग गौर करते हैं, फोकस पे। तो फोकस में जब होगा तो क्या होगा, तो चलिए दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का पीछा पेंट किया हुआ इलाका, और ये रहा आपका पी, ये रहा आपका एफ, और ये रहा सी। मान के चलिए फोकस में कोई वस्तु है, तो फोकस में अगर कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो समांतर आएगा वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, और जो सी की ओर डायरेक्टेड होगा वो सीधे भाग जाएगा डायरेक्टेड से, ऐसे ही, यानी सी वाला सीधे ऐसे ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये कहीं मिलेगा, तो कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में। तो अनंत में बना, ये तो बड़ा बना, तो इसका मतलब आपका दूसरा भी आपका नहीं हुआ। तो अब तीसरा और चौथा आपका हो रहा है, वक्रता केंद्र से परे। इसे हम लोग देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन। इसमें आपका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा और बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब वक्रता केंद्र से परे वाला में हम लोग जाते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा आपका पी, ये रहा एफ, ये रहा सी। वक्रता केंद्र से परे इतना दूर में हम लोग रख दिए। जो किरण समांतर जाएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा। फोकस वाला समांतर, समांतर वाला फोकस, आपको याद रखना है। और जो फोकस से जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो वो समांतर जाएगा। अब एक बात गौर कीजिए, यहाँ आपका प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ पर मिलता है किरण वहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ वास्तविक बना, छोटा बना, उल्टा बना, यानी हमारा ऑप्शन यही सही होना चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग, अगर जो दर्पण का प्रॉपर्टी है सबको हम लोग पहले से जानते हैं, इतना चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चेक इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सीख सकें कि कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। तो सही जवाब बिल्कुल आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं को संग्रहण करता है, यानी वसायुक्त कणिकाओं को। हरित लवक, आवर्णी लवक, वर्ण लवक या जीव द्रव्य। तो कौन है जो जमा करके रखता है, तो सही जवाब है आवर्णी लवक, जिसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और वसा, तेल कणिकाओं को जमा करके रखता है। ये तो फैक्चुअल प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा और प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए इसमें भी आपको एक से कम, एक से अधिक बोला है, यानी बड़ा या छोटा यही बताना है, और सीधा उल्टा। इसका मतलब आपको कैलकुलेशन का नीड नहीं है। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, केवल हम लोग इमेज बनाने का काम करेंगे।
अवतल लेंस बोला है यहाँ, तो अवतल लेंस बनाइए। अवतल लेंस बिल्कुल हम लोग बनाते हैं एक, ये रहा आपका अवतल लेंस। और इसका आप बाकी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, ये रहा आपका मुख्य अक्ष और बीच में आपका O है, और इधर दोनों तरफ आपका एक एक फोकस होगा। इधर होगा आपका F1 और इधर क्या होगा आपका F2, और F का दुगुना में आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा C1 वक्रता केंद्र और इधर क्या हो जाएगा C2। अब सवाल ये उठता है कि इसका फोकस दूरी 20 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, और रखा गया है 10 ही पर, यानी यहीं पर रखा गया है बीच में, यानी फोकस और जो प्रकाशिक केंद्र है O और F के बीच में रखा गया है। तो O और F के बीच में रखे जाने पर क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ से जब किरण जाएगा तो किरण जाने पर समांतर जाने वाला किरण इस प्रकार से भागेगा जैसे ये फोकस की ओर पीछे बढ़ाने पर मिलता, ऐसे भागेगा। तो इसका मतलब ये भाग गया इधर, और उसके बाद जो किरण जो हमारा है जो प्रकाशिक केंद्र की ओर जाएगा वो प्रकाशिक केंद्र से सीधे आपका क्या हो जाएगा तो पार हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये प्रतिबिंब हमारा तो इस आधार पर देखा जाए तो हमारा प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। छोटा अगर बनेगा और सीधा बनेगा तो इसका मतलब 1 से कम ये होगा। चलिए देखते हैं, अगर कोई गलती हुआ हो तो हम लोग मिला लेंगे। हाँ, सही जवाब बिल्कुल वही है, यानी छोटा बना और सीधा बना, यानी 1 से कम और सीधा। अगर छोटा बना तो 1 से कम, बराबर होता तो 1, बड़ा होता 1 से अधिक, सीधा है तो सीधा है। तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बना था। आपने देखा, एक बार पीछे करके आप देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न, तारपीन के तेल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 1.52 है। कोई प्रकाश की किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है, तो तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, और किरण कांच में अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर झुकेगी। तो ये सवाल तो थोड़ा है, अच्छा खासा सवाल है। तो सवाल में क्या है इसका जवाब वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सही जवाब इसका क्या है, तो सही जवाब 1.03 है, और की ओर है, यानी अभिलंब की ओर। लेकिन सवाल ये उठता है, ये तो जवाब है, आपको तो समझ में आया नहीं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस सवाल को हम लोग ऐसा अप्रोच कैसे करेंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले एक फोटो बनाएंगे। तो ये रहा आपका एक डायग्राम, और जिसमें आपका क्या कहता है, तारपीन के तेल से कांच में आता है, यानी ऊपर जो है आपका तारपीन है और नीचे आपका कांच है। कांच को हम लोग कैसे दर्शा दिए, ऐसे ही टी को तारपीन से दर्शा दिए। और उसके बाद आपका जो अपवर्तनांक है तारपीन के तेल का वो क्या है, तो वो है आपका 1.47, और इसका है क्या, तो 1.52। अब एक बात देखिए, ये 47 है और ये 52 है, यानी नीचे वाला माध्यम जो है ये घना है। तो घना माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो घना माध्यम में आने पर अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर नहीं। ये जब आपका अभिलंब है तो अभिलंब से दूर नहीं बल्कि अभिलंब की ओर, घना माध्यम में आने पर, और फीका माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर। इसका मतलब की ओर वाला बात तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ की ओर क्यों है। अब बात करते हैं अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अपवर्तनांक निकालने हमारा बोला हुआ है किसका, तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जिसका बोला है वो आपका ऊपर होगा, यानी जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो अपवर्तनांक सापेक्षिक निकालने के लिए किसका बोला है हमारा, निकालने के लिए कांच का, तो 1.52 ऊपर। किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोला वो हमारा नीचे होगा 1.47। जिसका बोला है कांच का निकालने वो आपका कांच का अपवर्तनांक ऊपर लिखे और बाकी हम लोग नीचे लिखे। बस इसे हम लोग अगर हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हल करने पर हमारा आंसर 1.03 आएगा। यही है इस सवाल का सही जवाब। तो इस प्रकार से निकालेंगे हम लोग। कोई भी सवाल हो आप एक बार गौर कर लीजिए, आपको पता चल जाए। अगला सवाल, किस चीज की बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। यानी क्या है, जो बड़ा बड़ा वसा की गोलिका है उसके आकार को छोटा करता है ताकि एंजाइम ज्यादा असर उस पर डाल सके। पीत लवण, आतरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अग्नाशयिक रस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीत लवण। अब इसे सवाल को समझते हैं। वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं इस पर एंजाइम ज्यादा सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पाती। अब इस गोलिकाओं को अगर पीत लवण की मदद से छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देंगे तो छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ने के बाद एंजाइम इस पर अच्छे से असर करेंगी और ये एंजाइम सक्रिय होकर इनका पाचन अच्छे से कर पाती है। एंजाइम क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट, यानी जैव उत्प्रेरक, जो पाचन शक्ति को, जो पाचन की क्षमता की दर को जो बढ़ाते हैं उसे ही एंजाइम कहा जाता है। केवल पाचक एंजाइम भर नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि अलग अलग कार्य भी करते हैं। अब यहाँ सवाल देखिए, सवाल आपका क्या कहता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ है आपका कौन सा अम्ल,
तो ये रहा आपका CH3COOH, CHCl3, CH3CH2OH और यहाँ CH4। तो कौन क्या है वो देखिए, ये आपका क्या है, ये अम्ल है। ये इसका आप गिनती करें तो 1 2 2 का आपका होता है एथ का, और ओइक एसिड तो एथेनोइक अम्ल, इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अब यहाँ CHCl3 ये है क्लोरोफॉर्म, जिसे सुंघा के बेहोश किया जाता है, ये आपका ये है OH यानी अल्कोहल यानी ओल, तो एथेनॉल आपका ये हुआ। और ये CH4 आपका क्या है, ये है आपका मेथेन। तो अगर इसको हम लोग मिलान करें तो मिलान करने पर पता चलेगा ये आपका यहाँ आएगा, ये आपका यहाँ आएगा, मेथेन आपका यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ आएगा। तो इस प्रकार हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो वो सही जवाब जो है मिलाने के बाद आप देख लें कि आपका यही पड़ेगा 1 का C, 1 का यहाँ C बोलता है, तो देखिए 1 आपका कहाँ गया है, C की ओर। उसके बाद 2 का D, 2 का हमारा D में ही गया था, और उसके बाद 3 का B, 3 हमारा B में गया था, और उसके बाद 4 का A, 4 का हमारा A में गया था। जैसा हम लोग मिलाए वैसा ही जवाब है, कोई टेंशन की कोई बात नहीं। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। सवाल कहता है निम्न में से कौन से दुर्बल अम्ल है। अब आपके पास अम्ल है HCl, CH3COOH, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2SO3। ये रहा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल, ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये रहा नाइट्रिक अम्ल, ये रहा कार्बनिक अम्ल, और ये रहा सल्फ्यूरस अम्ल। तो बात यह है कि इसमें दुर्बल कौन है। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता चलेगा कि ये जो pH स्केल जो होता है, जहां 0 से लेके 7 से लेके 14 तक होता है, 7 उदासीन, ये रहा आपका अम्ल, और इधर आपका क्षार। तो इसमें से अम्ल का भी 2 प्रकार होता है। जैसे आपका इधर जिसका pH मान 0 के आसपास हो, उसे हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो 3.5 से 7 के बीच हो, यानी 7 के करीब, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल कौन है, तो इसमें से दुर्बल अम्ल जो आपका हो जाएगा वो आपका एक तो हो जाएगा एसिटिक एसिड और एक हो जाएगा आपका कार्बनिक एसिड, क्योंकि ये सभी के सभी प्रबल अम्ल हैं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। तो सही जवाब का क्या है, तो सही जवाब वही आपका है जो हमने कहा, CH3COOH और H2CO3 यानी एसिटिक अम्ल, जिसे हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, और कार्बनिक अम्ल। ये दोनों कमजोर अम्ल हैं, बाकी सभी मजबूत अम्ल हैं, इसीलिए कोई ऑप्शन में जाने की जरूरत आपको नहीं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। कांच, साबुन और कागज बनाने में, घरेलू प्रयोजन के लिए, अपमार्जक यानी धोने के लिए, खिलौने और सजावटी सामान बनाने, या सतहों का चिकना करने के लिए, या बेकिंग के लिए। तो क्या इसका उपयोग है, तो इसका उपयोग तो खिलौना सब बनाने के लिए होता है, या फिर प्लास्टर करने के लिए होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सतहों को चिकना करने के लिए। तो इसका मतलब आपका केवल 3 आपका जाना चाहिए। तो देखते हैं इसका सही जवाब इसमें क्या दिया है। बिल्कुल सही, केवल 3 आपका है, ऑप्शन 1 में केवल 3 है, बाकी तो आपका नहीं है। तो अगला प्रश्न हमारा है पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में। पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में इन पौधों में फूल और फल पहले आते हैं। बिल्कुल सही, बीज से उत्पन्न होगा तो उससे जल्दी तो कायिक प्रवर्धन वाला में आता है। पौधे जड़, तने और पत्तियों से उगाए जाते हैं, यानी पौधे जो है जड़ से, तना से, पत्तियों से उगाए जाते हैं, यह भी सही है। उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। बिल्कुल नहीं, आनुवांशिक रूप से उसके सेम ही ना होगा। जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है। बिल्कुल सही, इसका मतलब आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही जा रहा है इसमें। तो सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों, लंबी अवधि के दौरान मरे हुए पौधों के किस चीज में बदल जाने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। जीवाश्म, कोयला, डीजल या पेट्रोल। तो किस चीज में लंबे समय में लाखों करोड़ों साल में बदलता है, तो कोयला में बदल जाता है। जितने भी जीवों के अंश होते हैं बहुत लंबी अवधि में अगर हवा के संपर्क में नहीं रहते, यानी जमीन के नीचे दबे हुए होते हैं, तो उनका कार्बनीकरण हो जाता है और कार्बनीकरण से कोयला बनता है। अगला प्रश्न, पौधों में विभज्युतक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है। यानी जो पौधा बढ़ रहा होता है एक टाइम में उसका बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो पीपल के पेड़ या आम के पेड़ सालों साल से वही साइज के हैं और कुछ सारे आम के पेड़ बढ़ रहे हैं, तो जब उनमें विभाजन होने की क्षमता खत्म हो जाती है, एक अस्थायी परमानेंट आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है और अब केवल वो फल देने लगता है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? पुनर्जनन, विभेदन या प्रचुरोधन या विकास। तो क्या है वो प्रक्रिया? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। तो जब विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत जब हो जाए तो इसे विभेदन कहा जाता है, यानी डिफरेंशिएशन। अगला प्रश्न,
दो बल्ब ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर 100 वाट और 25 वाट पर रेट किया गया है, यानी दोनों का रेटिंग क्या है 100 वाट और 25 वाट। तो बल्ब ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन आपका 1 2 है, 4 1 है, 2 1 है, 1 4 है, यानी मिलते जुलते अनुपात है। तो इसका जो सही ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं। आपका 1 4 दिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे, चलिए देखते हैं। तो चलिए इस सवाल को बारीकी से हल करते हैं। यहाँ आपका क्या दिया हुआ है वो पहले हम लोग लिख लें। यहाँ हमारा दिया हुआ है पावर आपका दो ठो दिया हुआ है, एक आपका है 100 वाट, एक आपका है 25 वाट। तो चलिए इसे मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं P1 बराबर आपका कितना दिया हुआ है 100 वाट, और आपका जो P2 है वो आपका कितना दिया हुआ है 25 वाट। अब सवाल ये उठता है कि ए और बी का प्रतिरोध, मान के चलिए जिसका P1 है उसका प्रतिरोध आपका R1 होगा, और जिसका प्रतिरोध P2 है उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो R2 होगा, और इन दोनों का अनुपात निकालना है। इसीलिए इसका मान हमें कभी पता नहीं चलेगा और पता रखने की जरूरत भी नहीं है। अब बात यह है कि यहाँ वोल्टेज आपका दिया हुआ है दिए गए वोल्टेज पर, यानी हम लोग को जो पावर जो है उसको वोल्टेज के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो देखिए P बराबर आपका होता है VI, और I बराबर ओम के नियम से आपका होता है क्या, तो V/R। अब इसे आप देखिए P बराबर VI, I की जगह में आप रख दीजिए V/R। अब देखिए P बराबर क्या हो गया, तो V² बटे हो गया आपका R, तो V² बटे आपका R हुआ। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से आप R का मान निकालिए, यहाँ से आप R का मान निकाल दीजिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V² बटे हो जाएगा आपका। अब देखिए आपका अगर R1 हम लोग लिखते हैं, या R1 और R2 का अनुपात ना हमारा निकालना है ए और बी का, तो R1 R2 बराबर क्या होगा, R1 बटे R2। तो R1 के जगह में ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, V1² बटे P1, और R2 की जगह में क्या लिखेंगे, V2² बटे P2। यहाँ आपका V1 V2 जब कट जाएगा तो ये 1 के नीचे है P2, इसका मतलब P2 चला जाएगा ऊपर और P1 आ जाएगा नीचे। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका जो R1 अनुपात R2 जो है वो P2 अनुपात P1 होगा, अर्थात P2 आपका ऊपर 25 वाट और नीचे आपका P1 क्या है 100 वाट। इसी से हमारा आंसर 25 × 25, 25 × 4 100, अर्थात 1/4। अब देखिए R1 अनुपात R2 जो है ए और बी का वो कितना निकल गया, 1/4। यही हुआ आपका सही जवाब। आप एक बार इसे और देख सकते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर, पॉज करके भी आप देख सकते हैं। इसे जरूर समझ के ही आप पार करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, कैसे आपने देखा। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग जहरीले पदार्थों, विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को कम करता है, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्गी का या माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कौन सा कोशिकांग जो भी शरीर कोशिका के अंदर जहरीले पदार्थ आते हैं उनको, उनके प्रभाव को खत्म करता है। तो सही जवाब है अंतर्द्रव्यीय जालिका। अंतर्द्रव्यीय जालिका जो होता है वही जहरीले पदार्थों के असर को कम करता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो सही जवाब आपका 3 कहता है। कैसे, ये हम लोग देखते हैं। आपके पास 3 प्रतिरोध है, तो 3 प्रतिरोध तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में कैसे जुड़े हुए हैं, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका पहला प्रतिरोध, ये रहा दूसरा प्रतिरोध, ये रहा आपका तीसरा प्रतिरोध, और तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में एक वोल्टेज सोर्स से जुड़े हुए होंगे, एक है आपका 9, दूसरा है 9, तीसरा है 9। अब समांतर क्रम में आपका ये हुआ एक R1, एक हुआ R2 और एक क्या हुआ R3। समांतर क्रम में क्या होता है सूत्र, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ क्या होता है R3। अब देखिए 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो 3 ठो 1/9 3/9 हो जाएगा, यानी 3 का 3, 3 दिया 9, यानी 1/R बराबर 1/3। तो R के जगह में कितना आया, तो R बराबर 3 ओम। यही रहा आपका इसका सही जवाब। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लिए कि कैसे हम लोग निकाले। तो न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही जल्दी से कैलकुलेट करना है। हालांकि आपको एग्जाम में फोटो बनाने की नीड नहीं है, यहाँ समझाने के लिए फोटो बनाया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है, 12, 16, 18 या 14। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका 18 होना चाहिए, बिल्कुल 18 है। लेकिन सवाल ये उठता है कैसे, ये शून्य संयोजकता क्या है, ये हमें मूल रूप से समझना चाहिए। तो ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, ये रहा पहला ग्रुप, ये रहा दूसरा के बाद देखिए 3 से लेके 12 तक, और उसके बाद 13 से लेके कहाँ तक, तो 13 से लेके 18 तक। तो ये 13 वाले का संयोजकता होता है 3, 14 वाले का संयोजकता होता है 4। अब 15 वाले का जब आप लिखिएगा तो ऐसे लिखाएगा 2, 8, 5। अब 2, 8, 5 है, इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 8 पुराने के लिए, तो 3, तो इसका संयोजकता -3 हो जाता है। और उसके बाद इसके पास 16 है, तो 16 वाले को 2 ही चाहिए।
अब 17 वाले कितना चाहिए, 1। 18 वाले का पूरा है, इसको कुछ चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इसका संयोजकता कितना है, 18 वाले का संयोजकता 0 होता है। इसको किसी से कोई लेन देन करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए ये अक्रिय गैस कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ के एकल या बहुउत्पाद बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जुड़ किस में रहा है, इसमें तो आपका विस्थापन लग रहा है, इसमें टूट रहा है, इसमें आपका बिल्कुल जुड़ रहा है, इसमें भी आपका टूट रहा है। तो ये तीनों के तीनों आपका वियोजन या विस्थापन अभिक्रिया है। आपका केवल एक है जो संयोजन है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन 3 है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अगला प्रश्न, हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक कीटों द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है, प्लास्टिक लंबे समय तक नहीं चलता, एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं, या प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है। तो क्यों बचना चाहिए प्लास्टिक के उपयोग से, तो सही जवाब, कोई भी एंजाइम प्लास्टिक का विघटन नहीं कर पाता, इससे प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक है। नाखून बढ़ना, लंबाई में अचानक वृद्धि, आवाज बदलना, शरीर का आकार बदलना। तो कौन सा परिवर्तन का प्रतीक है, मतलब कौन सा परिवर्तन नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, जो कि यौनारंभ का शुरुआत को बताता है। तो नाखून का बढ़ना, कोई ऐसा कोई लक्षण नहीं है, इसका मतलब यही होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल, एक समायवी युग्म बनाते हैं कौन कौन। यहाँ समायवता से सवाल पूछा गया है। समायवता क्या होता है, एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा गुण कार्बनिक यौगिकों का जिसमें उसका सूत्र, संरचना सूत्र अलग होता है और आणविक सूत्र समान होता है। अब देखिए, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन का सूत्र आपका हो जाएगा C3H8 और ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। तो इसका तो आपका आणविक सूत्र ही अलग है, तो ये समावयव कैसे हो सकता है, समावयवता तो नहीं हो सकता है इसका। अब इसका देखते हैं, ब्यूटेन का आपका क्या होगा, C4H10, यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। अब 2 मेथाइल प्रोपेन लिखते हैं हम लोग। प्रोपेन में आपका कितना कार्बन होगा, 3, और दूसरा नंबर में क्या, मेथाइल, तो दूसरा में मेथाइल। अब हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, यहाँ एक बॉन्ड हो गया तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ एक बॉन्ड हो गया, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 1 2 3 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 1। अब गिनिए, 1 2 3 4, यानी C कितना है, 4। अब गिनिए हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 और 1 10, तो हाइड्रोजन कितना है, तो 10। ये देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब समायवी युग्म है। आपको तीसरा ऑप्शन में जाने का जरूरत नहीं है, आपका जवाब बिल्कुल वही होगा और बिल्कुल वही है। ब्यूटेन और 2 मेथाइल प्रोपेन समायवी है, समायवी का सूत्र है, गिनती आपका पूरा सेम होना चाहिए, भले उसका नाम जो भी हो। तो इस प्रकार आज हमारा कंप्लीट होता है और ग्रुप डी में आए हुए 25 क्वेश्चन का सेट। तो ये सेट आपको एग्जाम में 25 में 25 लाने में मदद करेंगे। तो अगले वीडियो तक इंतजार करिए और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए और 1 लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।